16 अक्टूबर 1964 इस दिन चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 2 बरस पहले ही 1962 में भारत और चीन की जंग हो चुकी थी। ऐसे में यह भारत के लिए चिंता का सबब था। इस परीक्षण के कुछ दिन बाद ही वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक इंटरव्यू दिया। दावा किया कि अगर उन्हें इजाज़त मिल जाए तो 18 महीने में परमाणु बम बना देंगे। इसके बाद ही 1965 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घास वाला मशहूर बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास खा लेंगे, भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन हमें अपना परमाणु बम बनाना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। तारीख में आज सुनाएंगे कहानी पाकिस्तान में चोरी की तकनीक से चलाए गए परमाणु कार्यक्रम की। Brought to you by Haier and Sonata. उन्नीस 1965 में एक ब्रिटिश पत्रकार पैट्रिक किटली ने पाकिस्तान की चिंताओं को रिपोर्ट किया था। उन्होंने लिखा था, रावलपिंडी के प्रमुख मंत्रालयों, खास तौर पर रक्षा मंत्रालय में गहरी चिंता जताई थी कि 11 करोड़ पाकिस्तानी एक सुबह उठेंगे और रेडियो दिल्ली से सुनेंगे कि भारत दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बन गया है। पैट्रिक ने इसी लेख में भुट्टो का घास वाला मशहूर बयान भी दर्ज किया था, जो अभी हमने आपको बताया। पॉपुलर मत यह है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम बनाने के प्लान को भारत से मिली 1971 की हार के बाद गंभीरता से लिया, लेकिन इसके संकेत 1965 में ही मिलते हैं और ये संकेत खुद भुट्टो ने 1977 में उन पर चले मुकदमे के दौरान दिए थे। इस ट्रायल में उन्होंने बीजिंग में चाइनीज़ प्रीमियर झोउ एनलाई से हुई मुलाकात के बारे में बताया था। इसमें खुद भुट्टो और अयूब खान मौजूद थे। उन्होंने चीनी प्रीमियर से न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए मदद मांगी थी। भुट्टो ही वो शख्स थे जो पाकिस्तान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे। उन्होंने 1969 में छपी अपनी किताब द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में भी लिखा था कि पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियार हासिल करना कितना ज़रूरी है। बहरहाल साल गुजरे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बांग्लादेश बनने के बाद 1971 में जुल्फ़िकार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। उनका जोर एक बार फिर परमाणु बम बनाने पर आ टिका। न्यूक्लियर संबंधी विषयों पर लिखने वाले कैरी सुब्लेट इस बात की पुष्टि करते हैं। उनके मुताबिक 24 जनवरी 1972 को भुट्टो ने एक खुफिया बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े साइंटिस्ट मौजूद थे। ये बैठक पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पर हुई। पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ के मुख्यमंत्री के घर पर। इस मीटिंग में भुट्टो ने परमाणु हथियार हासिल करने की बात को बार बार दोहराया। कहते हैं कि इस दौरान भुट्टो ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 3 साल की डेडलाइन तक तय कर दी, साथ ही अबाध फंडिंग का वादा। कायदे से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1972 में शुरू हुआ, जिसमें 1974 के बाद वो लोग तेजी लाए थोड़ी, क्योंकि इसी साल भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया था। उससे पहले 1973 में पाकिस्तान इस तरफ एक कोशिश कर चुका था। यूके की परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अलायंस टूट गया था। ऐसे में पाकिस्तान ने बेल्जियम की एक फर्म के साथ मिलकर छिपाकर न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट से पहले एक छोटी टेस्टिंग करना। इसे नाम दिया गया पिंसटेक, फुल फॉर्म पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे लाइट वेट न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाए जा सकते थे, लेकिन एक दिक्कत थी। ये प्लांट उतना बड़ा नहीं था कि इतना यूरेनियम पैदा कर सके जिससे परमाणु बम बनाया जा सके। ऐसे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने फ्रांस की ओर कदम बढ़ाया ताकि बड़ा प्लांट लगाया जा सके, पर फ्रांस के साथ समझौते में देरी हो रही थी, इसलिए भुट्टो नाराज थे। खैर, तमाम अड़चनों के बावजूद मार्च 1976 में पाकिस्तान ने प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट के लिए फ्रांस के साथ एक डील की। अब सवाल ये उठता है कि जब डील हो गई तो अड़चन कहां आई। दरअसल भारत को यह अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान भी परमाणु बम बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत अमेरिका के जरिए दबाव बनवा रहा था। अमेरिका समेत दूसरे बड़े देश खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में रीप्रोसेसिंग प्लांट लगे।
डील के पहले ही फरवरी 1976 में पाकिस्तान के राजदूत याकूब खान को अमेरिका ने तलब किया और फ्रांस से होने जा रही परमाणु की डील और जर्मनी से भारी पानी की डील पर नाराजगी जाहिर की। यहाँ तक कि अमेरिका के तब के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने फ्रांस के विदेश मंत्री को लिखा कि पाकिस्तान की रीप्रोसेसिंग क्षमता को रोका जाए। खैर, असली खिलाड़ी का अभी जिक्र हमने किया ही नहीं है। दरअसल साल 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भुट्टो को नीदरलैंड से एक शख्स का खत मिला। उसके अंदर की देशभक्ति जाग उठी थी। वो परमाणु बम बनाने में देश की मदद करना चाहता था। ये शख्स कौन था? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान में परमाणु बम का जनक कहा जाता है। उनका जन्म भोपाल में, यहीं मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ था। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान गए। बहरहाल AQ खान एम्स्टर्डम में फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लैब यानी FDO में 1972 से 75 के बीच काम कर चुके थे। जानकार बताते हैं कि उन्होंने यूरेनियम को लेकर कई ज़रूरी इंफॉर्मेशंस यहीं से हासिल की। दरअसल FDO डच फर्म की ब्रांच थी। ये यूरोप में यूरेनको के साथ काम करती थी। इसे ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स ने मिलकर बनाया था। यूरेनको USA को भी यूरेनियम की सप्लाई करता था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि हिरोशिमा के लिए जो परमाणु बम इस्तेमाल हुआ उसके लिए यहीं से यूरेनियम की आपूर्ति हुई थी। चूँकि खान FDO का हिस्सा थे, इसलिए उनके पास यूरेनको का भी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस था। 1974 आया। 1974 में उन्हें यूरेनको के एक प्लांट में 16 दिन बिताने का मौका मिला और यहीं से उन्होंने सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी जुटाई, जो कि यूरेनियम को एनरिच करके परमाणु हथियार बनाने की हद तक ले जा सकती थी। उन पर जासूसी के भी आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने चोरी से सारी जानकारी जुटाई और अचानक नीदरलैंड्स छोड़कर जनवरी 1976 में पाकिस्तान आ गए। इधर उन्होंने चुराए और स्मगल किए गए ब्लूप्रिंट्स के जरिए अपना काम शुरू कर दिया। उधर अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि फ्रांस ने न्यूक्लियर डील निरस्त कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर से यह पता चलता है कि इस डील के रद्द होने की पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा हुई। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उल हक ने डील के कैंसिल होने पर उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड के एक खत के जरिए इसका पता चला। इस पर दुख जताते हुए जिया उल हक ने कहा था, इन मिलिट्री टर्म्स वी वुड से दैट ऑल्दो इट वॉज फुल ऑफ सेंटिमेंट इट वॉज अ लेमन। भले ही ये डील कैंसिल हुई हो, लेकिन AQ खान जुटे रहे, लगे रहे। उन्होंने पाकिस्तान में एक लैब खोली जिसे खान रिसर्च लैब कहा गया। यहाँ उन्होंने चोरी की गई तकनीक से यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल करने लायक बनाने के प्रयास शुरू करे और बना भी लिया। 1986-87 के आसपास पाकिस्तान के पास परमाणु बम बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध था। ये सब अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में हुआ था। भले ही दुनिया उन पर चोरी का आरोप लगाती रही हो, लेकिन उन्होंने इसे कभी माना नहीं। यहाँ तक कि खान पर नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे मुल्कों को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेचने का आरोप लगा। उन्होंने 1990 के एक बयान में कहा था, काहुटा में हुआ शोध हमारे इनोवेशन और संघर्ष का नतीजा है। हमने विदेश से कभी भी किसी तरह की तकनीक हासिल करने में मदद हासिल नहीं की। हालांकि 1983 में US स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा कि चीन पाकिस्तान की परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा था। उसने न्यूक्लियर बम के लिए पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को दिया। इसकी पुष्टि पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदाबोए ने एहसान बिलाल बाजवा को 2023 में दिए एक इंटरव्यू में की थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने जो परमाणु बम बनाया था उसका डिज़ाइन चीन से आया था। उन्होंने इस डिज़ाइन पर बात करते हुए बताया था, यह वही डिज़ाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था। मैं ये बात दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 2003 में एक समुद्री जहाज पकड़ा गया था। उसमें सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने इसे मलेशिया से लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी। वो जहाज अमेरिका ने पकड़ लिया। जहाज से परमाणु बम के डिज़ाइन भी बरामद हुए थे। ये बातें मैंने बनाई नहीं है, ये बातें आपको अमेरिका से भी पता लग जाएंगी, क्योंकि जब वो डिज़ाइन जहाज से बरामद हुआ तो उसमें चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। बम का पुर्जा उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया। BBC कार्गो उस जहाज का नाम था। परवेज हुदाबोए ने दावा किया था कि ये बात उन्हें 1995 में ही पता चल गई थी
कि चीन पाकिस्तान को परमाणु बम का डिज़ाइन दे रहा है, मदद कर रहा है बम बनाने में। इसके लिए उन्होंने एक वाकया भी सुनाया था। क्या वाकया सुनाया था, आप भी सुनिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के उस वक्त के चेयरमैन मुनीर अहमद खान ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि कुछ अमेरिकी सीनेटर आए थे और उन्होंने मुझे खूब सुनाया और कहा कि हमें पता है आप बम बना रहे हैं। आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मेज पर एक कागज़ सामने रखा और कहा कि ये वो डिज़ाइन है जो आपको चीन से मिला है। ये सबूत है कि आप बम बना रहे हैं। फरवरी 1992 में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी ये स्वीकार किया था कि उनके पास एक परमाणु डिवाइस डेवलप करने की क्षमता है, मौजूद है वो क्षमता। 1994 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट में नवाज शरीफ के एक बयान को लेकर बड़ी चिंता भी जाहिर की गई थी। रिपोर्ट में शरीफ के बयान को कुछ यूं दर्ज किया गया था। जर्मनी में प्लूटोनियम की तस्करी के खुलासे, जिसमें पाकिस्तान की मिली भगत की संभावना है। ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि उनके देश के पास परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान लगातार आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार करता रहा है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इससे पहले पाकिस्तान के तमाम अधिकारी और नेता बम बनाने की क्षमता की बात करते रहे हैं। यह पहली बार है जब किसी ने बम होने की बात की है। इसके 4 साल बाद वो घड़ी आई जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। भारत ने 11 मई और 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, आप जानते ही हैं। इसके कुछ दिन बाद 28 मई को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में परमाणु परीक्षण किया। कहा जाता है कि उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तानी सेना का भारी दबाव था, लेकिन शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) इसके लीडर मुशाहिद हुसैन इससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि जब इंडिया में वाजपेयी सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो पाकिस्तान में फौरन एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। एक सेना प्रमुख ने परमाणु परीक्षण न करने की सलाह दी, दूसरे इसके पक्ष में थे, तीसरे ने फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। सुनने को यह भी मिलता है कि तीनों सेना प्रमुखों ने यह निर्णय कैबिनेट पर छोड़ दिया था। नवाज शरीफ कंफ्यूज थे। अंत में उन्होंने परमाणु परीक्षण कराने का फैसला किया। इस परीक्षण के बाद नवाज शरीफ ने कहा था कि गुज़िश्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजरीबात किए, आज हमने उसका भी हिसाब चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजरीबात हमने किए हैं। खैर, ये थी कहानी कि पाकिस्तान ने कैसे किए न्यूक्लियर टेस्ट। अब भले इसके लिए उसने चोरी की तकनीक इस्तेमाल की हो या जहां कहीं से भी जोर जुगाड़ लगाया हो, कभी पाकिस्तान ने खुलकर ये बात स्वीकार नहीं की। लेकिन ये तमाम जानकारियां हैं जो अलग अलग सोर्स में इतिहास के तमाम पन्नों में दर्ज है। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए लिखा था अनुभव ने। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए किस्से कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।